प्यारे बच्चों, संस्थाओं का कामकाज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने संस्थाओं के बारे में पढ़ा। बच्चों, संस्थाएं होती क्या हैं? सरकार के विभिन्न कामों को देखने के लिए बनी व्यवस्थाएं। इन संस्थाओं में से 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं, जिसमें पहली विधायिका हमने पढ़ ली है, जो कानून बनाती है। दूसरी है बच्चों कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है जो कानून बनाए जाते हैं विधायिका द्वारा, उन कानूनों को लागू करवाना। कार्यपालिका का अर्थ है बच्चों, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका में जो प्रमुख सदस्य हैं बच्चों, वे हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और सिविल सेवा के सदस्य। आइए बच्चों, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। दोनों में फर्क क्या है, पढ़ते हैं। सबसे पहले जनता द्वारा खास अवधि तक के निर्वाचित लोग राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। हमारे देश में यह 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन कई बार 5 साल से पहले भी अगर बहुमत दल के नेता समर्थन अपना साबित नहीं कर पाते हैं, विश्वास खो देते हैं, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। जबकि स्थायी कार्यपालिका एक लंबे समय तक नियुक्त होने वाले सदस्यों से संबंधित है। राजनीतिक कार्यपालिका में सत्ताधारी पार्टी बदलने के बाद पद छोड़ने होते हैं। बच्चों, होता क्या है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी ने एक बार चुनाव जीत लिया वो दूसरी बार भी जीत ले। तो अगर दूसरी बार पार्टी नहीं जीत पाती है तो उन्हें पद छोड़ने पड़ते हैं। इसके विपरीत स्थायी कार्यपालिका में एक बार जो चुन लिया जाता है, जो सिलेक्टेड है प्रशासनिक सेवक, वे अपने पदों पर बने रहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में बड़े फैसले होते हैं बच्चों। हमने लेसन के शुरुआत में ही पढ़ा था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद 27% आरक्षण मिला था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। तो यह एक बड़ा नीतिगत फैसला था बच्चों, जो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिया गया निर्णय था। राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करती है बच्चों स्थायी कार्यपालिका, और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करती है। राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति इत्यादि शामिल होते हैं। स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवकों में बच्चों सिविल या लोक सेवा के सदस्य होते हैं बच्चों, जिनमें IAS, IPS होते हैं, और लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य प्रशासनिक सेवकों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। प्रशासनिक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों से कम प्रभावशाली होते हैं। देखिए बच्चों, मंत्री या राजनीतिक कार्यपालिका नौकरशाह या प्रशासनिक कार्यपालिका से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होते हैं? देखिए बच्चों, आप सबको पता है कि राजनीतिक कार्यपालिका लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। तो एक लोकतांत्रिक देश में प्रभावशाली वही रहेंगे जिन्हें जनता ने चुना है। देखिए बच्चों, आमतौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उन्हें अपने विषय की ज्यादा जानकारी होती है। एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए वित्त मंत्री हैं, उन्हें वित्त मंत्रालय देखना होता है, लेकिन उनके सलाहकार के रूप में जो सिविल सर्वेंट है, उन्हें अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा होती है। वे अपने विषय में एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, तो मंत्री उनसे सलाह लेते हैं और नौकरशाह उन्हें हर विषय पर सलाह देते हैं। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय की तकनीकी जानकारी भी कम होती है, इसके लिए उन्हें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।
अब हम यही पढ़ रहे हैं कि मंत्री नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों है। बच्चों, मंत्री लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। हमने पढ़ा कि वे लोगों द्वारा चुने होते हैं और लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही भी बनती है। इसलिए बच्चों, मंत्री नौकरशाहों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। हाँ, विशेषज्ञ मंत्री को संबंधित विषयों में सलाह दे सकते हैं। बच्चों, अभी हमने कार्यपालिका के दो भाग देखे, जिसमें एक राजनीतिक कार्यपालिका है और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका। आपके चैप्टर में सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका ही विस्तार से दी गई है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में आइए पढ़ते हैं। पहले प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था होती है प्रधानमंत्री। देखिए बच्चों, एक व्यक्ति है प्रधानमंत्री, लेकिन राजनीतिक संस्था है। कैसे? हमने शुरू में लेसन के पढ़ा है कि जब 27% आरक्षण दिया जा रहा था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, तो वो प्रधानमंत्री की इच्छा से ही नहीं पारित हो गया बच्चों, बल्कि हमने यह भी देखा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के दोनों सदनों के विचार जानने के बाद ही ऐसा वे कर पाए थे। इसलिए प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। बच्चों, प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, फिर प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव क्यों नहीं होता। देखिए बच्चों, एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव जीते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि देश के हर एक नागरिक ने बनारस से ही वोट दिया हो, लेकिन फिर भी वे हमारे प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो बच्चों, प्रधानमंत्री उन्हें चुना जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल वाली पार्टी का नेता हो। कई बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो अन्य पार्टियों के सहयोग से भी गठबंधन सरकार बन जाती है। तो ऐसा राष्ट्रपति करते हैं बच्चों। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। किस व्यक्ति को? जिन्हें लोकसभा में बहुमत मिला हो या अन्य पार्टियों के सहयोग से अपना बहुमत सिद्ध कर दिया हो। तो इसलिए अब समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनका नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। कैसे? बच्चों, प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक वे पार्टी या गठबंधन के नेता हैं। अगर वे लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हमें पता है कि लोकसभा के चुनाव जो है हर 5 साल में किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने पद पर रहते हुए कई बार प्रधानमंत्री विश्वास मत खो देते हैं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए यह कहा गया है कि उनका कार्यकाल तय नहीं होता। प्रधानमंत्री के अधिकार पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करते हैं, मंत्रियों के विभागों का आवंटन भी करते हैं, बांटते हैं वे मंत्रियों को विभाग। बच्चों, मंत्रियों के विभाग का अर्थ क्या हुआ? जैसे रेल मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, तो सभी मंत्रालयों का जो आवंटन है किस मंत्री को दिया जाएगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री करते हैं। किसी भी मंत्री को पदोन्नत करना हो या अपदस्थ भी करना हो तो प्रधानमंत्री करते हैं। विभागों के बीच अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का माना जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। बच्चों, आजकल योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। देश के विकास के लिए योजना बनाने वाली संस्था है बच्चों नीति आयोग, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में श्रेष्ठ स्थिति होने के कारण संपूर्ण सरकार प्रधानमंत्री के नाम से ही चलती है। बच्चों,
श्रेष्ठ स्थिति का अर्थ यहाँ यह है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों की सहमति और राय के बाद ही अपने नीतिगत फैसले लेते हैं। तो इसीलिए उनकी स्थिति श्रेष्ठ स्थिति मानी गई है कि वे अंतिम निर्णय लेने के लिए उन्हें जनता की ओर से अधिकार मिला हुआ है। तो इसीलिए मंत्रिपरिषद में उनकी स्थिति जो है वो श्रेष्ठ है और संपूर्ण सरकार प्रधानमंत्री के नाम पर ही चलती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। प्रधानमंत्री के अधिकार पढ़े हमने बच्चों, अब मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का अर्थ क्या है? निकाय का एक सरकारी नाम है बच्चों, एक ऐसी संस्था जिसमें सारे मंत्री होते हैं। अमूमन विभिन्न सत्रों पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री आमतौर पर उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं। बच्चों, गठबंधन ध्यान रखना है कि कई बार एक राजनीतिक दल अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गठबंधन यानी दूसरी अन्य पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई होती है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो प्रधानमंत्री को गठबंधन जो सरकार है, जो दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग से जो सरकार बनी है, उन दलों का भी ध्यान रखना पड़ता है और उन दलों से भी मंत्री नियुक्त करने पड़ते हैं। और आमतौर पर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी या गठबंधन के राजनीतिक दलों में से ही मंत्री चुनते हैं और उन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। देखिए बच्चों, एक चित्र देखिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका फोटो दिखाया जा रहा है और लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि बाहर जो है मंत्री परिषद जो है, मंत्री है खड़े हैं, ये देख रहे हैं कि किन्हें जोड़ा जाएगा या किन्हें पद से हटाया जाएगा। हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो वे मंत्री जो हैं वे संसद के सदस्य होते हैं या कई बार संसद के सदस्य नहीं भी होते। अगर संसद सदस्य नहीं है तो मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना उस मंत्री के लिए जरूरी है, जिसे प्रधानमंत्री ने चुना है। बच्चों, दोनों सदन समझ गए होंगे आप, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों, मंत्रिपरिषद के 3 विभाग हैं बच्चों। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्रालय में शामिल होते हैं। यह प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, यानी जिनका स्थान सबसे ऊंचा है मंत्रिपरिषद में, वे कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री बच्चों, ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। तीसरा है बच्चों राज्य मंत्री। आपको नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये भारत के विभिन्न राज्यों के मंत्री हैं, बल्कि ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अपने विभाग का अर्थ क्या हुआ? देखिए बच्चों, रेल मंत्रालय है, ठीक है, तो रेल मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश के रेल विभाग को वो अकेले मंत्री देख सकते हैं। इसीलिए कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। बच्चों, मंत्रिपरिषद में हमने 3 मंत्रियों के बारे में पढ़ा, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री और राज्य मंत्री शामिल थे। फैसले कैबिनेट बैठक में ही लिए जाते हैं। नीतिगत जो फैसले हैं वो कैबिनेट बैठक में ही लिए जाते हैं और यह संसदीय लोकतंत्र की सरकार का ही एक रूप होता है। हमने बच्चों मंडल आयोग की रिपोर्ट जब संसद में रखी गई थी तो हमने देखा कि वीपी सिंह की सरकार उस फैसले को लागू करने में कामयाब रही और इसे
जो फैसला है ये कैबिनेट की बैठक में ही लिया गया था, इसीलिए इसे संसदीय लोकतंत्र की सरकार का रूप कहा जाता है। दूसरा है बच्चों, कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को लेनी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कैबिनेट ने जो फैसला ले लिया वो सभी मंत्रियों को मान्य होगा। कोई भी मंत्री उस फैसले के खिलाफ अपनी राय नहीं देता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं। हमने पढ़ा है अभी वीडियो की शुरुआत में ही कि जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग देखा, उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे श्रीमती कृष्णा सिन्हा, उन्होंने ही फैसला दिया था ना 27% आरक्षण का सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। तो हर मंत्रालय में ऐसे सचिव होते हैं और सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया करवाते हैं और मंत्रालय की ओर से फैसला भी देते हैं। हमने देखा था कि सचिव के हस्ताक्षर के बाद ही वह फैसला लागू हो गया था। कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कैबिनेट के बीच जो मदद है वो कैबिनेट सचिवालय करता है। बच्चों, आज हमने कार्यपालिका के दो रूप जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। विस्तार से हमने राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है। अब राजनीतिक कार्यपालिका में हमने प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा है। राष्ट्रपति के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि महत्वपूर्ण संस्थाओं में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।